प्यारे बच्चों नमस्कार। आज इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे करंट। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण का करंट देखेंगे अपन जनवरी 2023 का। ठीक है, तो जनवरी 2023 का अपन नेशनल देख रहे हैं। ठीक है, पीडी से अपन करंट देख रहे हैं। कैसे माइक्रो बनाने उसे मैंने बताया रखा है। सबसे पहले न्यूज अपन देखते हैं फर्स्ट। ऐसी बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसको वैध ठहराया, वैलिड। ठीक है साहब, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैं जो वीडियो जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज तारीख जो है अपने 18 सितंबर 2023। ठीक है, तो 18 सितंबर 2023 तक जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 105 है। ठीक है, 105। और जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो हुआ है 10 अगस्त 2021 को। ठीक है, ये कब तक? आज जिसे जो मैं बात कर रहा हूं 18/9/2023 तक। ठीक है, ये तो पहली चीज है। ठीक है, 18 सितंबर 2023 आज तक। ठीक है ना, तो जैसे अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा करीबन 8:15 शाम को। ठीक है, तो इस समय तक ये 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो पहली बात तो ये, अगर हाल ही में आपको एग्जाम दो कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 105 है। पहली चीज तो ये। तो इस 105 में से अपन बात कर रहे हैं 103वें की। समझ गए? समझे? तो इन 105 में से बात कर रहे हैं अपन 103वें की संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और ये है कॉन्स्टिट्यूशन में संबंध कहां है? ये आर्टिकल नंबर 368 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये 368 जो आर्टिकल है ये भाग नंबर 20 में है। पार्ट नंबर 20 का आर्टिकल नंबर 368 पावर देता है संसद को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। तो 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। इसमें से अपन बात कर रहे हैं 103वें की। तो पहले तो एक ही बेसिक चीज ये समझनी है अपन को, भाग 5 आर्टिकल 368 अभी तक टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 105, लास्ट 10 अगस्त 2021। और ये देख रहे हैं अपन 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। तो सर एक बार बताओ, जैसे आपने बताया था कि भाई पॉलिटी में पढ़ा है आपने कि 3 स्तंभ में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों है, इंडिपेंडेंट है। फिर ये अधिनियम बनाया संसद ने। ठीक है, और संसद के बनाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू इसी को बोलते हैं अपन। क्या? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि जो अधिनियम संसद ने बनाया वो सही है या नहीं है। तो ये जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब देखो जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो एग्जाम में जो चीजें आती है ना वो मैं आपको बताता हूँ। जुडिशियल रिव्यू है ना, रिव्यू है ना, वापस से देखता है कि इस अधिनियम में कोई गलती तो नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन, क्या बोलते हैं इसको? न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो पहली चीज तो ये कि जुडिशियल रिव्यू कहीं भी ये शब्द जो है ना भारतीय संविधान में ये शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। पहली चीज तो ये समझ लो आप, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। फिर ये गर्भित है कौन से? आर्टिकल नंबर 13 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 अपना पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका आर्टिकल है बिड़ते आर्टिकल 13। ठीक है, तो आर्टिकल 13 कहता है कि संसद कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाएगी जो कि इन फंडामेंटल राइट्स को लघुकरण करता हो, शॉर्ट करता हो। तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर अनुच्छेद नंबर 13 जो है उसके अंदर गर्भित है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू कहीं भी लिखा हुआ नहीं है वर्ड, ये आर्टिकल नंबर 13 के अंदर इंप्लाइड है, गर्भित है। ये समझना अपने को, ये बहुत आता है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, है ना। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता कहीं लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो आर्टिकल 19 है विचार व्यक्ति स्वतंत्रता उसके अंदर वो गर्भित है। ऐसे ये गर्भित है, गर्भ में है, इंप्लाइड जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू अपन ने कहां से लिया है? ये यूएसए से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हडसन बनाम जो केस है, हडसन केस अपने यूएसए का, उससे ये जुडिशियल रिव्यू लिया हुआ है और आर्टिकल 13 के अंदर इंप्लाइड है। पहली चीज तो ये जुडिशियल रिव्यू का ही एक एग्जांपल है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए हुए कानूनों को जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। पहली चीज तो ये समझ गए। ठीक है साहब, अब ये 124वां विधेयक था। विधेयक भाई कोई भी जैसे कानून की प्रक्रिया विधेयक के रूप में संसद में चालू होती है और फिर वो कानून के रूप में अपने सामने आती है, तो अपन जानते ही हैं, पॉलिटी में आपने पढ़ाई है। तो लोकसभा ने इसको पास किया था 8 जनवरी 2019 को। राज्यसभा ने पास किया, अभी लोकसभा अपने लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस ने 9 जनवरी 2019 को, राष्ट्रपति ने फिर साइन कर दिए थे 12 को। फिर देखो, फिर 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया, 7 नवंबर 2022 को वैध ठहराया। ये देख लो, है कि नहीं है? तो जरूरी नहीं है कि कानून बनते ही हो, कभी भी सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर में लगे तो उस कानून का रिव्यू किया जा सकता है। कोई
लॉक इन पीरियड नहीं है कि कानून बनने के 1 साल के अंदर रिव्यू करेगा, 2 साल में, 3, नो, कभी भी, है ना। तो यहां तक मैंने आपको देखो 3-4 बातें बताई। देखो ये न्यूज तो आपके सामने भी थी, दर्पण में जो आपके सामने थी, ये सर आपने पढ़ाई। मेरा क्या रोल है इसके अंदर? मेरा रोल है कि बिहाइंड द वर्ड जो आप चीजें समझो। तो क्या क्या बताया मैंने? भाग 20 आर्टिकल 368, टोटल अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू बताया जो कि गर्भित है आर्टिकल नंबर 13 के अंदर, और ये अपन ने लिया है यूएसए से। तो ये जो है ना, ये कला ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इसमें लिख लो, धीरे धीरे आ जाएगी, परेशान मत हो। ठीक है साहब। अब ये 105वां जो संविधान संशोधन था, इसका संबंध है ईडब्ल्यूएस से, है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो पहले तो देखो मैं आपको बता दूं, 103, 104, 105 इन तीनों का संबंध कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजर्वेशन से है। जैसे 103 तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन। ठीक है, 104 में क्या था, एससी एसटी के लिए 10 साल का जो आरक्षण उसको और बढ़ाया गया था। ठीक है साहब। फिर 105वां जो अभी तक लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसके अंदर यह था कि ओबीसी की जो ओबीसी कोई भी जो कास्ट है वो ओबीसी होगी या नहीं होगी, या नहीं जोड़नी है क्या, उसको दर्जा देना ओबीसी का। तो ये आइडेंटिफिकेशन की पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास थी, और बीच के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा लिया था। लेकिन 105वें संविधान संशोधन से वापस वो राज्य सरकारों को पावर दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी जाति को आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है ना। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओबीसी कास्ट, ये 105वें संविधान संशोधन है। तो ये राज्य सरकारों को पावर दी है केंद्र सरकार ने। ठीक है, 103 ईडब्ल्यूएस देख रहे हैं, और 104 एससी एसटी का 10 साल के लिए जो संसद में आरक्षण है वो बढ़ाएगा। ठीक है ना, ये चीज। तो ये समझ गए। तो अब अपन देखते हैं 103वां क्या संविधान संशोधन था। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण को वैध ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें इस अधिनियम के द्वारा 10% आरक्षण दिया गया था। किसको? ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो संवैधानिक पीठ का गठन हुआ इसके निर्णय के लिए कि साहब 103 संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है कि नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये 1973 के अंदर केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार केस हुआ, उसके अंदर दिया गया था कि संसद कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन वो भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके कॉन्ट्ररी, उसके अल्ट्रा वायरस नहीं जाएगा। ठीक है साहब। ये तो ये जांचने के लिए संविधान पीठ का गठन हुआ, जिसमें 5 जजेस थे। ठीक है, संविधान पीठ क्या? बेंच, बेंच का मतलब जजेस बैठे डिस्कशन के लिए। तो ऐसी पीठ, ऐसी बेंच जिसके अंदर 5 या 5 से ज्यादा जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उसको अपन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक, जैसे इसके अंदर आप जैसे देखोगे तो 5 हुए हैं। अभी अपन, मैं नीचे बताऊंगा अपन को अपना इंदिरा साहनी केस। ठीक है ना, नीचे लिखा हुआ देखो इंदिरा साहनी केस, ये इंदिरा साहनी केस, ये देखो इसके इंदिरा साहनी, इसके 9 जजेस है ना, इसके अंदर 9 जज थे, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। फिर अभी तक जो सबसे बड़ी बेंच बनी है वो 13 जजेस की बनी है, अपने केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार। वो 1973 का जो केस लॉ बताया था ना, जिसमें अभी बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ है, उसी में अभी तक सबसे बड़ी जो बेंच है 13 जजेस की, केशवानंद भारती 1973। याद कैसे रहेगा? 1973 बता रहा हूँ, 1973 केशवानंद भारती, तो 73, और मैं बता रहा हूँ 13 जजेस, तो 3-3 का आंकड़ा तो आ ही रहा है ना, खत्म। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण को वैध ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। संवैधानिक पीठ 5 जजेस की पीठ का गठन हुआ, उसमें पीठ है ना, संवैधानिक बेंच बोलेंगे इसको ना, संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ। ठीक है, 5 में से 3 ने तो किया यस और 2 ने किया नो, तो जिसका बहुमत था वो डिसीजन हो गया। ठीक है, 3 ने तो किया यस और 2 ने किया नो। अब देखो ये जानना बहुत जरूरी है कि 3 का मत क्या था और 2 का मत क्या था। 2 अगर ना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, 3 ने हाँ किया तो किस आधार पे किया, कहने मतलब सहमति किन मुद्दों पे नहीं थी, वो अपने को जानना जरूरी होता है। जिसे क्वेश्चन आते हैं, 3 जजेस ने जो यस किया, उनका क्या कहना था कि भाई ये जो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया है ना, ये वैध है। क्यों वैध है साहब? ये इनका जो तर्क है, क्यों वैध है, क्यों? क्योंकि 10% जो रिजर्वेशन आरईएस, मतलब जो रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन विल नॉट ब्रीच 50% रिजर्वेशन लिमिट बिकॉज, है ना, क्या पढ़ा है मैंने, बताया था ना, कहीं आप बोलो सर ये आपके फोन नहीं समझ में आ रहे थे, क्या लिखा आपने, तो वही मैं समझा के लिखा के बता देता हूं क्या लिखा है मैंने, है ना, क्या लिखा हुआ है, 10% रिजर्वेशन, आरईएस मतलब रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस विल नॉट ब्रीच 50% लिमिट, 50% रिजर्वेशन लिमिट बिकॉज
EWS इक्वल्स टू ओनली जनरल एलिजिबल। कहने का मतलब ये 10, देखो क्या है मैं बताऊं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बोलता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबको मिला के, ठीक है। तो ये जो 10% की जो है सीमा, ये 50% से ज्यादा नहीं हुई। मतलब क्या है, जैसे अभी ऑलरेडी क्या था, 50% का रिजर्वेशन ये ऐसे हो रहा था, कैसे, एससी को 15% का, एसटी को 7.5 का, ओबीसी को 27% का, तो ये 49.5% ऑलरेडी हो चुका। बेसिक स्ट्रक्चर ये बोलता है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कई ने ये बोला कि 49 + 5 में 10 जोड़ेंगे तो 59 + 5 हो गया, तो ये तो ब्रीच कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को, है ना, जो जिन्होंने पीआई लगाई थी। तो जिन्होंने यस किया वो क्या बोले कि नहीं 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 भैया, ये 10% ये अलग से नहीं है, 49 में नहीं जोड़ोगे आप, 49 में नहीं जोड़ोगे, ये किस कैसे हो। फिर आप बताओ कि सर 100 में से अगर अपन 49.5 घटाएं तो ये क्या आता है, ये 51.5 आता है कि नहीं आता। कहने का मतलब ये 49.5 तो ये ऐसे रिजर्व सीट है, और ये 59.5 जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए एक तरह से रिजर्व जनरल कैटेगरी है कि नहीं है, ये जनरल कैटेगरी है। तो ये जो 10% आरक्षण दिया है ये जनरल कैटेगरी के लिए ही एलिजिबल है केवल। कहने का मतलब इस ईडब्ल्यूएस के अंदर एससी एसटी और ओबीसी का कैंडिडेट नहीं आ सकता। जो 51% में आते हैं, मतलब जैसे मान लो ये पूरा ये है 51% वाला, इस 51% के अंदर से अपन 10% ईडब्ल्यूएस दे रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बच गया 51 में से 10 घटाएंगे तो 41.5 वो जनरल में ओपन सीट्स है। तो कहां से हुआ मुझे बताओ, 50% का ब्रिज हुआ ही नहीं, ये चीज समझने वाली थी। तो कहने का मतलब ये सर्किल विद इन सर्किल है, ठीक है ना। 51% का जो अपन ने दे रखा था उसके अंदर का ही ये है, तो अलग से नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो पहला तर्क तो ये ध्यान में देना अपन को कि 51 के अंदर ही है, ये सर्किल के अंदर सर्किल है, एक जनरल को ही एलिजिबल है, जनरल कैंडिडेट ही एलिजिबल है 10% ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने के लिए, ठीक है। तो ये कहीं भी इसको ब्रीच नहीं कर रहा 50% लिमिट की। और दूसरा ये मूल ढांचे के अगेंस्ट में नहीं है, ठीक है। और मूल ढांचा मैंने बताया 1973, ठीक है, 13 जजेस की बेंच और केशवानंद भारती बनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था, ठीक है। केशवानंद भारती अपने केरल मठ के मठाधीश थे एक तरह से, ठीक है। तो ये समझ गए, पहली चीज तो ये होगी, समझ में आ गई। अब दूसरी चीज जो आप लोगों को समझनी कि ये दो ने जो ना किया ना, उनका क्या तर्क था। उनका कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे अभी अपन ने देखा एससी एसटी ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एससी एसटी को जैसे खासतौर पर जो दिया, उसका जो आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक, ठीक है, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को है। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन का जो आधार है, रिजर्वेशन का जो आधार है वो आधार क्या है, आरक्षण का जो आधार है संविधान में, है ना, मतलब आर्टिकल 16(4) के अंदर जो रिजर्वेशन दिया है जिस हिसाब से, उसका आधार है सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक, सोशल, शैक्षणिक, एजुकेशनल, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ना कि आर्थिक। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ। अब आप बोलोगे सर ओबीसी में क्रीमी लेयर, तो मुझे बताओ ओबीसी में अगर क्रीमी लेयर लगाया है तो वो जाति के आधार पर ही, पहले जाति से पहचान है, तभी तो मैंने बताया 105वां जो संविधान संशोधन है उसमें तो कौन जाति ओबीसी होगी कि नहीं है, ये उसी के पावर के 105वां संविधान संशोधन जो है उसमें पावर ओबीसी जाति को पहचान करने की केंद्र सरकार राज्य सरकार को दी। तो पहले जाति का आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर योग्य को मिले, फिर आर्थिक। तो बिड़ते ही आर्थिक नहीं लगाया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के अंदर तो बिड़ते ही आर्थिक लगा दिया 10% आर्थिक आधार पर, ये ठीक है ना। तो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन, पिछड़ी जातियां जो उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है। आर्थिक आधार का कोई ग्राउंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कहते हुए उन्होंने ना किया। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि भारत में रिजर्वेशन का आधार क्या है, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ई से एजुकेशनल इकोनॉमिक नहीं है रिजर्वेशन 16(4) में। एक तो चीज ये है। दूसरा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे माइनॉरिटीज का जो है, माइनॉरिटीज पूछा जाता है अपने कि अपने किस आधार पर किसी समुदाय को माइनॉरिटी घोषित किया जाता है ना। तो अपने कल्चरल माइनॉरिटीज, सांस्कृतिक आधार पे माइनॉरिटीज घोषित की हुई है, ऐसे ध्यान में रखना अपन को, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर बताई मैंने। फिर क्या है, इंदिरा साहनी केस है अपना, जो रिजर्वेशन से संबंधित है, इंदिरा साहनी केस, जिसको अपन मंडल केस भी बोलते हैं, मंडल, है ना, इंदिरा साहनी केस, मंडल केस, ये 1992 के अंदर था, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव उसमें प्रधानमंत्री थे। 1991 के अंदर तो अपन देखते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे,
ठीक है, आर्थिक सुधार, और ये फिर आ गया एक तरह से सामाजिक सुधार 1992। इसमें 27% रिजर्वेशन दिया गया था जो ओबीसी को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मंडल केस के अंदर वैलिड ठहराया था। ठीक है, 9 जजेस इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी, और ये 1992 के अंदर योग्य ठहरा, मतलब यस कर दिया था ओबीसी रिजर्वेशन को, और 1993 के अंदर एक क्रीमी वाला कॉन्सेप्ट लागू कर दिया गया था। इंदिरा साहनी कौन थे? ठीक है, इंदिरा साहनी एडवोकेट जिन्होंने पीआईएल फाइल की थी कि ये सही है या नहीं है, ठीक है ना, कि ओबीसी को रिजर्वेशन सही है या नहीं है, और इसी को बोलते हैं मंडल केस। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, है ना। और इसमें जो मंडल आयोग जैसे मैं बता रहा हूं, तो मंडल आयोग क्या था, ये बीपी मंडल थे, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। ये जो मंडल आयोग है तो ये बीपी मंडल है ना, बीपी मंडल। ठीक है, ये पॉलिटिशियन थे, पार्लियामेंट्रियन अपने बिहार से, और बिहार के 7th ये सीएम भी रहे हुए। बीपी मंडल 1968 के अंदर सीएम थे बिहार के, ठीक है ना, और बिहार से सांसद भी थे, और जो सेकंड ओबीसी कमीशन बना था उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही करी थी, ऐसे। ठीक है, बीपी मंडल। तो ऐसे ये ओबीसी कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसीलिए इन्होंने रिजर्वेशन की वकालत करी थी, ओबीसी कम्युनिटी। ठीक है साहब, तो ये इंदिरा साहनी केस, मंडल आयोग सारा अपन ने देखा, सारा ये अपन ने 103वां संविधान संशोधन देखा आपके सामने। ठीक है ना, नटसेल में क्या क्या बातें याद रखनी। 103वां संविधान संशोधन टोटल अभी तक 105 हुए, भाग 5 1968, आर्टिकल 13 अमेरिका। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस, 3 यस 2 नो। 3 ने यस इसलिए किया कि ये 50% की लिमिट से ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरल को जो रिजर्वेशन है 51.5% का, ये उसी के अंदर 10% को है, और केवल जनरल कैटेगरी के अंदर जो कास्ट हैं वही एलिजिबल है सीडब्ल्यूएस के। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़ों हेतु। ठीक है ना। नो जिन्होंने किया उनका ये कहना था कि भाई सामाजिक और शैक्षणिक आधार है रिजर्वेशन का, ना कि आर्थिक। मंडल केस 1992, बीबी मंडल, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। ठीक है साहब, ये चीज थी। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है वो है 22वां विधि आयोग। ठीक है ना, 22वां विधि आयोग। ठीक है, लॉ कमीशन, 22nd लॉ कमीशन। अधिसूचना जारी हुई 21/2/2020 को। ठीक है ना, लेकिन इस जो मजे की बात है, अधिसूचना जारी होगी लेकिन आने वाले 2 साल तक इसका कोई अध्यक्ष या सदस्य ही नियुक्त नहीं हुआ। आप पूछो क्यों? क्योंकि भैया ये थी फरवरी 2020, मार्च में तो कोविड ही आ गया, दुनिया ही हिल गई, है कि नहीं, तो इसलिए तो अध्यक्ष सदस्य नियुक्त नहीं हुए नवंबर 2022 तक। फिर 7 नवंबर 2022 को अध्यक्ष नियुक्त हुए, और यही क्वेश्चन है कि कौन है इसके अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना अपन को। तो कौन है? RRM। RRM कौन है? ऋतुराज, सॉरी RRA, RR है ना, ऋतुराज अवस्थी, RRA, ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। 22 आ रहा, 2 आ रहे, ठीक है, 22वें विधि आयोग के सदस्य। ठीक है, ये एक्स हाईकोर्ट जज है, कहाँ के? कर्नाटक, चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, कहाँ के? कर्नाटक, मतलब एक्स चीफ जस्टिस है कर्नाटक हाईकोर्ट के, और इनका कार्यकाल है 2023 तक। ठीक है, 2020 में गठन, 2023। ठीक है, तो ये है अपना 22nd लॉ कमीशन, अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। ओके, ठीक है, तो जैसे ये अभी अपना 22वां है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जानकारी के लिए आपकी, पहला जो लॉ कमीशन था उसका गठन 1955 में किया गया था, और MC सीतलवाड़ है ना, MC सीतलवाड़, ये नाम रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है, MC सीतलवाड़। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पहला 1955 में। अब अपन देख रहे हैं 22वां विधि आयोग, कौन? ऋतुराज अवस्थी। जैसे उस समय MC सीतलवाड़ थे, आप ऋतुराज अवस्थी। ठीक है साहब, ये चीज। फिर नेक्स्ट अपन न्यूज देखते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 का सफल परीक्षण किया गया, उसके दूसरे चरण का। बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना, तो देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हैं, इसलिए इनको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 इसका नाम है, सफल परीक्षण किया गया। इंटरसेप्टर है, जैसा आपने देखा वो ट्रैफिक गाड़ी तेज चलाते हैं तो इंटरसेप्टर खड़ा रहता है आगे, वो आपकी स्पीड देख के आपका चालान करता है। तो ऐसे ही इंटरसेप्टर है, दुश्मन का विमान अपने अंदर आ रहा है, ठीक है, अपनी तरफ आ रहा है, तो उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इंटरसेप्टर है ये। सफल परीक्षण किया गया सेकंड चरण का 2 नवंबर 2022 को। किसने बनाई है? DRDO ने। तो देखो मैं आपको समझा दूं, वैसे तो आप बहुत समझदार हो, जितने भी सैटेलाइट्स होती है ना, उपग्रह, ठीक है, उपग्रह का संबंध है इसरो से। किससे? इसरो से। जितनी भी मिसाइल्स होती है, मिसाइल धमाका करना, धमाका मिसाइल, ठीक है, मिसाइल, इनका संबंध है DRDO से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर और इसका हेडक्वार्टर अपने दिल्ली में। इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करता है वो उसका संबंध है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC बोलते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर। DRDO की जो टेस्टिंग रेंज है वो उसको अपन बोलते हैं व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप, जो उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा है ना, उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने उड़ीसा के अंदर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, आप सारा ध्यान देखेंगे ये व्हीलर द्वीप। और इस व्हीलर द्वीप का नया नाम है APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। ठीक है, तो ये सर ऐसा बना लेना आप, उपग्रह इसरो और मिसाइल DRDO। उपग्रह का नीचे है आंध्र प्रदेश, मिसाइल का उससे ऊपर वाले राज्य में है। अपन यू राज्य देखते हैं कि नहीं देखते हैं, भारत के यू राज्य देखते हैं। ठीक है, तो ये है अपने, ये तो ये इधर आंध्र प्रदेश में, ये कोल्लेरू झील के पास है, कोल्लेरू झील के पास है श्रीहरिकोटा। और अपने ये उड़ीसा के अंदर है, ये क्या, व्हीलर द्वीप। ठीक है, ये है उपग्रह सैटेलाइट, ये है मिसाइल। ठीक है, ये और ये नीचे है चिल्का झील, चिल्का लेक, अभी मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। ठीक है ना, तो यहां से अपनी मिसाइल लॉन्च की, बार बार आएगा तो इसलिए ध्यान रखो। फिर ये अपन ने मिसाइल जो लॉन्च करी है, ये BMD है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। ठीक है, AD-1 AP कहां से करी, APJ मतलब टेस्ट करी, टेस्ट लॉन्च ने टेस्ट, APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वीप उड़ीसा में, अर्लियर इसको व्हीलर आइलैंड बोलते थे। ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। ठीक है ना, फिर दुश्मन के विमानों को रोकने के लिए वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलेगी, ऊपरी भाग मतलब वायुमंडल में 20 किलोमीटर तक, है ना, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये। ठीक है, दुश्मन के विमानों को रोकने के लिए। तो ये अपन ने ये क्यों किया ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है इससे अपन ने सबक लिया कि मजबूत बाढ़ अच्छे पड़ोसी बनाती है। मजबूत बाढ़ कैसे, कि अपने पास हथियार होंगे तो ऐसे अपन अच्छी बाढ़ बनाएंगे, तो दुश्मन देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान चीन ये हम पे हमला नहीं करेगा, ऐसे सोचेगा हमला करने से पहले। तो ये चीज है। ठीक है ना, तो ये अब वायुमंडल के ऊपरी भाग में ये चलेगी। ऊपरी भाग का मतलब क्या होगा, 20 किलोमीटर तक। तो जैसे अपन ने वायुमंडल की जैसे लेयर्स होती है, तो सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, सुना होगा नाम आपने, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, देन मिजोस्फियर, देन एक्सोस्फियर, है ना, मिजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। जैसे सोम मंडल, फिर समताप मंडल, है ना, फिर मध्यताप मंडल, ऐसे। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर। तो ये मतलब अपन ज्योग्राफी में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक बेसिक चीज है, तो यहाँ जा नहीं सकते हो ऐसा क्या इसके अंदर, तो क्या है ना कि भाई कहाँ उड़ते हैं। तो सबसे नीचे वाली देखो यूं लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजो मतलब बीच में, देन थर्मो, देन एक्सोस्फियर। ठीक है, ये ऐसे याद रखना है, ST। ठीक है, और ऊपर वाला क्या याद रखना है आप लोग, EXTM US और ST। ठीक है ना, तो एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। नीचे से बोले ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। हिंदी में बोले तो सबसे नीचे होता है शोभ मंडल, शोभ। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे आएगा समताप मंडल, देन मध्य ताप मंडल, देन ताप मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, ऐसे तो अप टू 20 किलोमीटर ये होता है अपने क्या, ट्रोपोस्फियर। जैसे अर्थ अपन लिखते हैं ना, देखो अर्थ EARTH, तो T आ रहा है ना, ये T। और शोभ, ठीक है, तो शोभ क्या, क्षमा, क्षमा, लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं उनको क्षमा, तो ये सब। ठीक है, और यहीं पे विमान उड़ते हैं, इसमें ही ट्रोपोस्फियर में। क्वेश्चन पूछते विमान किसमें उड़ते हैं, ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की जो बीच की जो मतलब ट्रोपोस्फियर खत्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर चालू हो रहा है, वहां ही अपने ये AD-1 बैलिस्टिक मिसाइल चलेगी। ठीक है ना, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है, ये अपन को ध्यान में रखना है। एक तो ये वायुमंडल जो है, दूसरी चीज है देखो यहाँ मैंने एक समझा रखा है, यहाँ पे ये व्हीलर आइलैंड है ना, ये बड़ी अच्छी न्यूज है, मतलब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जब आपने बार बार ये आएगा क्या, व्हीलर आइलैंड, DRDO का नाम पढ़ेंगे तभी बार बार आएगा, तो ऐसे एक बार इसको लिख, व्हीलर आइलैंड। ये व्हीलर आइलैंड कहाँ है, ये जैसे डेल्टा है अपने ब्रह्मणी और बेतारणी नदी का, ब्रह्मणी और बेतारणी नदी। ठीक है ना, इसको एक बार आप एटलस में देखना। जैसे मान लो ये अपन यूं ऐसे मैप बनाते हैं, तो ये उड़ीसा में ये महानदी रह जाती है, महानदी के ऊपर की तरफ है ये, है ना। आजकल कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा सीधा ये व्हीलर आइलैंड का, उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे नीचे है चिल्का झील, चिल्का झील के ऊपर महानदी का डेल्टा है, फिर उसके ऊपर है अपने क्या, ब्रह्मणी, इसका ब्रह्मणी और बेतारणी नदी का डेल्टा। ऊपर से बेतारणी आ रही है, उसके नीचे ब्रह्मणी और देन महानदी है। इन तीनों नदियों का ऊपर से नीचे क्रम देखते हैं अपन, सबसे ऊपर बेतारणी है, देन ब्रह्मणी और उसके नीचे महानदी, और फिर चिल्का झील है। इसको एटलस में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चों।
क्यों? क्योंकि एक तो व्हीलर आइलैंड है, व्हीलर आइलैंड जो है ये किस नदी के मुहाने पे है? ब्रह्मणी और बैतारणी नदी का जो डेल्टा है ना, उस डेल्टा के मुहाने पे है। डेल्टा मतलब मुहाना, उसके सामने है व्हीलर आइलैंड। एक तो चीज ये है। दूसरा क्या है? डिस्ट्रिक्ट है केंद्रपाड़ा, और इस केंद्रपाड़ा के अंदर ही नेशनल पार्क है भीतरकनिका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भीतरकनिका नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है एक तो, ठीक है ना, उसका नेशनल पार्क है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, नमकीन पानी के मगरमच्छ। दूसरा यहाँ पे है ओलिव टर्टल। एक ओलिव टर्टल मतलब कछुआ जो होता है, उस ब्रीड है ओलिव टर्टल, उसका वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर है ये, जिसको अपन बोलते हैं गहीर मठ। गहीर मठ ब्रिज है, गहीर मठ, अहीर नहीं गहीर, गहीर मठ बीच, बीच मतलब समुद्र का किनारा। कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है, केंद्रपाड़ा जिले के अंदर, ठीक है। तो इसको आप एक बार एटलस में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो गहीर मठ बीच केंद्रपाड़ा, तो केंद्रपाड़ा में क्या क्या आ गया? केंद्रपाड़ा जिला अपन ने देखा, महानदी से ऊपर है, केंद्रपाड़ा के ऊपर की तरफ से तो निकलती है बैतारणी, नीचे से ब्रह्मणी, ठीक है। फिर वो नदी का जो डेल्टा है, वहां पे बीच है गहीर मठ, जहां पे ओलिव टर्टल अंडे देने बीच पे आते हैं समुद्र में से, और ये क्रोकोडाइल्स भी वहां पे हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और फिर थोड़ा समुद्र में चल जाएंगे तो व्हीलर आइलैंड है। तो तीन चीज इंपॉर्टेंट रखनी है। चार चीज होगी, तो लोकेशन नदियां से सबसे ऊपर बैतारणी, ब्रह्मणी और महानदी। महानदी के डेल्टा में नहीं है ये गहीर मठी, याद रखना। महानदी का डेल्टा तो पूरी डिस्ट्रिक्ट में है। अपन कहाँ चल रहे हैं? उससे ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट केंद्रपाड़ा, ध्यान रखो, केंद्रपाड़ा जिला है लिखा, ये केंद्रपाड़ा। तो केंद्रपाड़ा में गहीर मठ, उससे आगे गहीर मठ में दो चीज, क्रोकोडाइल और कछुआ, दोनों पानी के, और व्हीलर आइलैंड आगे वो डीआरडीओ का मिसाइल टेस्टिंग के अग्नि वगैरह में काम आता है, ठीक है ना। ये चीज है, ये अपन को ध्यान में रखनी है। ये एक बार मैं आपको इसकी लोकेशन और बता देता हूं। देखो, एक तो आप ये देख लो, जैसे ये ऑलिव टर्टल्स हैं, देखो ये कछुए, ये पीछे पानी है समुद्र, ये ब्रीडिंग के लिए आ रहे हैं इधर, ये ऑलिव टर्टल्स नहीं, समझ लो। ये गहीर मठ बीच, एक मिनट, देखो इस इमेज में थोड़ा क्लियर है। देखो ये तो है अपने महानदी उड़ीसा में, ठीक है, ये महानदी का डेल्टा है अपने इधर। फिर ये जो अपन देख रहे हैं ये है ब्रह्मणी, ब्रह्मणी, ठीक है। और ये जो ऊपर से इधर से आ रही है ये है बैतारणी, बेतारणी, बेतारणी, ब्रह्मणी और बेतारणी, ठीक है। इसका ये मुहाना है ये यहाँ, ठीक है। ये यहाँ पे है ये गहीर मठ, ये गहीर मठ, ओलिव राइडल नेस्टिंग बीच, ठीक है ना। ये महानदी नीचे रह जाती है, ये है चिल्का झील। तो उत्तर से दक्षिण अपन जैसे देखो, सबसे ऊपर बैतारणी, देन ब्रह्मणी, देन ये चिल्का झील, ये है अपने गहीर मठ, ओलिव टर्टल, और यहीं पे है व्हीलर आइलैंड, ठीक है, वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। समझ गए? तो ऐसे अपन को ध्यान में देना। ये पॉस्को की साइट है अपने दक्षिण कोरिया की कंपनी, ऐसे है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है गहीर मठ। ऐसे मैं बताऊं, जब ये बैतारणी और ब्रह्मणी और ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है, या बीच में केंद्रपाड़ा जिले में भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क, बी के मतलब भीतरकनिका। तो बैतारणी बी के बीच में ना, ऊपर बी बैतारणी, नीचे थी ब्रह्मणी, बीच में बी भीतरकनिका, भीतर में आ गई, बीच में आ गई। मैं आपको बात बताऊं, जैसे एक बार आईएएस प्री में क्वेश्चन आया था, ये भीतरकनिका वाला, ठीक है ना, ऑलिव टर्टल वाला। ये शायद बात है, आई थिंक शायद 13-14 के लगभग की बात होगी। और जब ये क्वेश्चन आया था, तो जैसे पेज होता है अपने, उस पेज में आधे पेज पे तो इसकी पूरी राम कहानी लिखी हुई थी भीतरकनिका की, कि दो नदियों के बीच में स्थित है ये, ऊपर से एक नदी आ रही है, नीचे से एक नदी आ रही है, और फेमस ब्रीडिंग स्थल है किसी एक जानवर का, जंतु का। तो बताओ ये नेशनल पार्क कौन सा है? उस क्वेश्चन को आप जैसे पढ़ोगे ना, तो उस क्वेश्चन को पढ़ने में चाहिए कम से कम 7-8 मिनट। और जैसे ही मैंने देखा कि भाई कोस्टल बीच, ऊपर नदी नीचे नदी, तो मुझे याद था भाई केंद्रपाड़ा के ऊपर भीतरकनिका के ऊपर बैतारणी, नीचे ब्रह्मणी है। देखते ही मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बीच बीच में फैक्ट पढ़ा और आंसर भाई भीतरकनिका की बात हो रही है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये नदियों के रूप में जैसे पता रखो, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है, उसमें बनास कहाँ से निकलती है, बनास के ऊपर एक, नीचे किधर है नेशनल रणथंभौर नेशनल पार्क, ऐसे पता होना चाहिए आपको। आखिरी क्वेश्चन हुआ ऐसे, तो इसलिए मुझे था अच्छी तरह इसमें ध्यान है चीज, इसलिए मैंने आपको ये चर्चा करी। ओके, आओ फाइल में चलते हैं। ओके, तो ये अपन इतना फाइल के अंदर देखा, इसमें इंटरसेप्टर, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर में वायुमंडल के चारों लेयर्स देख लिए, ब्रह्मणी नदी का अपन ने केंद्र पड़ा, अपन ने भीतरकनिका देखा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रुद्रम, है ना, रुद्रम। रुद्रम ये भी मिसाइल है। ये क्या, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। देखो ये मिसाइलों का ज्यादा टेस्टिंग इसलिए हुई क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध, इस मंथ में काफी सारे मिसाइलों पर अपन चर्चा अपन देखते हैं। रुद्रम मिसाइल क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल। एंटी रेडिएशन क्या, जैसे देखो कोई भी चीज होती है,
गर्म होती है तो वो रेडिएशन छोड़ती है। ठीक है, गर्मी क्या है, गर्मी अपने आप में रेडिएशन का माध्यम ही है। ऊर्जा अपन को सूरज से ऊष्मा मिलती है, रेडिएशन से तो मिल रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ऐसे तो मिसाइल्स क्या होती हैं, रडार रुद्रम मिसाइल जो रेडिएशन पकड़ेगी गर्मी कहां से आ रही है, तो कोई भी मिसाइल आएगी तो गर्मी तो छोड़ेगी, तभी तो आएगी, मोशन होगा तो फ्रिक्शन होगा, गर्मी आएगी छोड़ेगी वो। तो ये रुद्रम मिसाइल उस रेडिएशन को पकड़गी और फिर उसको टारगेट करके उसको नष्ट करेगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, नगरम, NGARM, नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है ना, जैसे पानी के अंदर कैसे पकड़ती है पनडुब्बियां कि भाई गुंजन कैसे हो रही है, उसको पकड़ती है सोनार तरंगी, और हवा के अंदर की गर्मी कहां से निकल रही है उसको पकड़ लो और उसको टारगेट करो, ऐसे कंपन को। यही वो DRDO ने विकसित किया, अभी अपने पिछले के अंदर देखा। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू सरफेस। कैसे एयर टू सरफेस, ये हवा, ये नीचे, ये एयर टू सरफेस, ऐसे। ठीक है ना, ये मिसाइल से मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ये कैसे जेड बनता है, ये जेड, इसमें क्या आता है, ये तो है सतह से सतह में S2S, ये ऊपर है मतलब सतह से हवा में यू, सरफेस टू एयर S2A, और ये है एयर टू एयर, है कि नहीं है, ऐसे। ये जेड मैंने बनाया वो आपको बेसिक जीके में पढ़ाया है ये सारा, ये जेड ऐसे, सरफेस टू सरफेस जैसे अग्नि पृथ्वी है ना, ये सरफेस टू एयर है बारात, और ये हवा से हवा अस्त्र A2A, ये इनका विलोम है, ये ऐसे है नीचे यू, एयर, एयर टू सरफेस A2S, ऐसे। ठीक है, नष्ट क्या करेगी, ये नष्ट करेगी रडार कम्युनिकेशन को। ठीक है ना, और सबक अपन ने किससे लिया है, वही रूस यूक्रेन युद्ध। मजबूत बाढ़ जो है, फेंसिंग, वो अच्छे पड़ोसी बनाती है। ठीक है, ये आईएएस में इसके अंदर एक बार ऐसे आया था ये टॉपिक, मजबूत बाढ़ अच्छे पड़ोसी बनाती है, तो उसका संबंध ये टेक्नोलॉजी से, मजबूत करना अपने आप को। ठीक है, तो ये अपने रुद्रम मिसाइल अपन ने देखी, रुद्रम। इससे पहले वाली जो थी वो बैलिस्टिक मिसाइल थी AD1 इंटरसेप्टर, ये वो तो आती हुई को रोकेगी, ये पकड़ चुन चुन के मारेगी। रुद्रम आती हुई को रोकना, इंटरसेप्ट करना, तेज गति से आ रहे हो इंटरसेप्ट कर लिया पुलिस ने, ये वो इंटरसेप्टर, ये रुद्रम है, देख लिया टारगेट, तेरे को आने की जरूरत ही नहीं है, खड़े खड़े ठाए। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट है नया, विक्रम एस, है ना, विक्रम एस। तो विक्रम एस जो है ना, ये विक्रम साराभाई के नाम से ही इस रॉकेट का नाम रखा गया। और ये रॉकेट क्या है, ये पहला निजी रॉकेट है। ठीक है ना, भारत का फर्स्ट निजी रॉकेट, ये बहुत बड़ी पहल है मेरे प्यारे दोस्तों अपने आप में। भारत के पहला निजी रॉकेट का नाम क्या है, जो भारत के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के जनक है, कौन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्हीं के नाम से इसका नाम है विक्रम एस। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, बेंगलोर में, डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, कंपनी जिसने बनाया है वो स्काई रूट एरोस्पेस है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी। ठीक है ना, नो डाउट अभी भी ये पब्लिक सेक्टर के लिए लिमिटेड, मतलब बिल्कुल क्षेत्र है, रिजर्व स्पेस रिसर्च, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन से इन कंपनियों को परमिशन दी गई है। ठीक है, तो ये जो कंपनी क्या, स्काई रूट स्पेस, स्काई रूट एरो स्पेस, SRAS, स्काई रूट एरो स्पेस SRAS, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और इसके जो CEO ये पवन कुमार चांदना और नाग भारत ढाका। तो पवन और नाग अपन को ध्यान रखना है, स्काई रूट स्पेस एरो स्पेस SRAS। पहले प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या है, क्या विक्रम एस। और रॉकेट क्या होता है, चंद्रयान में मैंने आपको समझाया था, पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है करंट का वीडियो, रॉकेट लॉन्चिंग। इसका नामकरण रखा गया विक्रम साराभाई के पीछे, जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, फादर ऑफ, फादर ऑफ। ठीक है, लॉन्च कहां से हुआ, श्रीकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ है। ठीक है ना, श्रीकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है। ठीक है ना, और 1955 के अंदर पहला रॉकेट छोड़ा गया था इंडिया का, जिसका नाम था रोहिणी। ठीक है ना, आपने कई बार देखा होगा साइकिल पे ले जा रहे थे उस रॉकेट को, साइकिल पे रखकर। ठीक है ना, रोहिणी रॉकेट था वो, विक्रम साराभाई। ठीक है ना, तो ये उसके नाम पे पीछे रखा गया विक्रम S फॉर साराभाई। रॉकेट निर्माण किसने किया, भाई स्टार्टअप है ये स्पेस किड्स। भाई वो तो कंपनी है, उस कंपनी में कुछ जो योगदान दिया है किड्स ने, उस किड्स किड्स के स्टार्टअप का नाम है स्पेस किड्स। कंपनी का नाम तो क्या था, SRAS। ठीक है ना, SRA, ठीक है, SRAS, अभी तो पढ़ा देखा था अपन पर, ये SRAS, स्काई रूट एरोस्पेस, SRAS स्काई रूट। और ये स्पेस किड्स स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब एक छोटा सा किन्होंने एक दुकान चालू करी है, हम भी ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बच्चों ने। तो इसमें किस देश के बच्चे हैं, जैसे इंडिया, USA, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सेशेल्स द्वीप है अपने,
मॉरिशस इंडियन ओशन में मॉरिशस के ऊपर, अफ्रीका के पूरब में। आर्मेनिया, आर्मेनिया की लोकेशन देखो आप, लैंडलॉक्ड है बिल्कुल ये। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कैस्पियन सागर, ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर के बीच में आर्मेनिया, अजरबैजान। तो आर्मेनिया लैंडलॉक्ड है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। अजरबैजान कैस्पियन से कुछ होता है, ठीक है ना। इनके बच्चों ने मिलकर बनाया स्पेस किड्स स्टार्टअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, एक तो SRAS प्राइवेट रॉकेट विक्रम साराभाई, विक्रम एस। ऑर्बिट है ये 81 किलोमीटर। तो ये चलेगा किधर किधर में, अपन जैसे देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर जहां खत्म होता है, मेसोस्फीयर चालू होता है वहां। सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, सोममंडल, समताप मंडल और फिर मध्य मंडल जो होता है उस वहां। फिर देखो क्या है, ये एक एजेंसी है भाई। जैसे किसने निमंत्रण दिया कि तुम आओ और प्राइवेट कंपनी आए और बनाए? इसरो ने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने दी। तो गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है INSPAC, ठीक है। ये क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक नए युग की शुरुआत है, ये मान लो आप, ठीक है ना। इंस्पेक्ट INSPAC, इंस्पेक्ट इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन, ये स्पेस एंड ऑथराइजेशन सेंटर। पहले प्रमोशन समझ गया आप, बढ़ावा देना। तो स्पेस रिसर्च को बढ़ावा देना, IIT वगैरह करते हैं बच्चे, तो उनको नया एक्सपोजर हो, ठीक है ना। आज नासा के पास क्यों है शटल? अपने पास कोई शटल नहीं है, अपने पास लॉन्चिंग व्हीकल है। शटल का मतलब क्या होता है? जो जाता रॉकेट की तरह, आता एरोप्लेन की तरह लैंड करता है। जाता यूं रॉकेट की तरह वर्टिकल, आता यूं हॉरिजॉन्टल एरोप्लेन, वो शटल है। कोई शटल नहीं इंडिया के पास। तो इसमें प्रमोशन करो स्पेस, इसको प्राइवेट सेक्टर को लाओ। तो इसरो के पास तो बहुत सारा काम है, तो इसरो को टाइम ही नहीं है सेटेलाइट लॉन्च करने में, रिसर्च का तो टाइम ही नहीं है ऐसे। तो इसलिए किसी प्राइवेट कंपनी को बीच में लाओ। तो प्राइवेट ये एजेंसी बनाई है गवर्नमेंट ने जिसका नाम है इंस्पेक्ट, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन। तो ये प्रमोट करेगा प्राइवेट कंपनियों को, आओ तुम भी करो, तुम भी करो, और ऑथराइजेशन उनको प्रमाणित करेगा, ठीक है तुम लॉन्च कर सकते हो। जैसे इसने किसको प्रमाणित किया, अभी अपन ने थोड़ा ऊपर पढ़ा था, SRAS, स्काई रूट, स्पेस किड्स, इसको इसने ऑथराइज किया कि तुम कर सकते हो काम, और प्रमोट कर रहे हैं ना इंडियन स्पेस प्रोग्राम को। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा, क्योंकि देखो ये इसका गठन 2020 में हुआ है, ठीक है ना। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस एक एजेंसी का गठन किया गया है अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका क्या नाम है? इंस्पेक्ट। और इसने क्या लॉन्च करवाया? ये विक्रम एस, प्रथम जो निजी रॉकेट है वो किसने बनाया? स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया, SRAS ने। स्काई रूट को कौन लाया सीन में? इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट क्या है? भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि स्पेस रिसर्च प्रमोशन के लिए है। ये इसरो के अंडर में नहीं है, सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाईलाइट कर, नॉट अंडर इसरो। इसमें जब क्वेश्चन आएगा ना कि इंस्पेक्ट के बारे में निम्न से कौन से कथन सही है, तो स्टूडेंट पहले तो पढ़ेगा स्पेस रिसर्च सही है, इसरो के अधीन काम करती है, 99% स्टूडेंट सही करके आएगा, छोटे को लगाएगा जो नहीं पढ़ के गया। इसरो के अंडर में नहीं है, ये सीधा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्राइम मिनिस्टर के अंडर में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट स्पेस, हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये लिखा हुआ डिपार्टमेंट, DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है ये इंस्पेक्ट, समझ गए ऐसे। हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद में, मोदी अहमदाबाद के, प्राइवेट ऐसे, ये चीज, ठीक है। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी, समझना। प्राइम मिनिस्टर अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, नो डाउट अफेक्शन तो आता ही है। और फिर प्राइवेट को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इस, ठीक है, तो अहमदाबाद ही है। तो इंस्पेक्ट इसरो के अंडर में नहीं है, सीधा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में, गवर्नमेंट एजेंसी है। किस लिए बनाई? स्पेस रिसर्च को बढ़ावा देंगे, प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर आए, उससे जुड़े, ये ध्यान, समझ गए, ये चीज है। तो ये अपन ने देखा क्या? विक्रम एस, क्या क्या देख लिया अपन ने? विक्रम एस देखा, किसका? स्काई रूट। क्या देखा अपन ने? विक्रम एस, विक्रम साराभाई के नाम से निजी, प्रथम निजी रॉकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम एस निजी रॉकेट एरोस्पेस कंपनी है, स्पेस किड्स स्टार्टअप है, ठीक है। और ये द्वीप सेशल, आर्मेनिया लोकेशन देखना। और फिर देखा इंस्पेक्ट, इसरो के अंडर में नहीं है, ये अलग है, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट अपन देखते हैं सैटेलाइट ओशियन सेट 3, ठीक है ना। ये सैटेलाइट है जो लॉन्च किया, तो सीधी सी बात है श्रीहरिकोटा से लॉन्च होएगा और इसरो करेगा लॉन्च। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इसरो का है ऐसे, ठीक है। ये देखते हैं आगे।